हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं जियोग्राफी को। और हम लोग कवर कर रहे थे दोस्तों क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको कवर कर रहे थे, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक में हम लोगों ने कुल 4 चैप्टर कवर कर लिए थे और आज का जो टॉपिक है ये हमारा 5वां चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हम लोग एक दिन में एक चैप्टर कवर करेंगे और हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 10 दिन के अंदर क्लास 6 की जो जियोग्राफी है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आप जुड़े हुए हैं, पिछला 4 चैप्टर भी आप देख चुके हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार स्टडी 91 पे आज आए हुए हैं, उनसे मैंने कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पहले वो एनसीईआरटी की जो पिछली 4 वीडियो हैं उसको देख लें, क्योंकि ज्योग्राफी अगर आपको बेसिक से समझना है तो ज़रूरी होगा कि आप शुरू के चैप्टर भी देख लें, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं 5वां चैप्टर और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ नया मिलता है हमें। देखिए, आज हमें पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। ये जो वर्ड है दोस्तों, देखिए हर एक जो विषय होता है उस विषय में जो भी चैप्टर होता है उस चैप्टर का जो नाम होता है ना, उसके नाम में उस विषय की सारी चीज़ें छिपी होती हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। परिमंडल माने क्या होता है? परि माने होता है चारों तरफ, परि माने होता है चारों तरफ, मंडल माने होता है आवरण। मतलब कि पृथ्वी के चारों तरफ का जो मंडल है, चारों तरफ का जो आवरण है, उसके बारे में बड़ा डिटेल से आज हमें चर्चा करनी है। देखिए यहाँ पे और आपका चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी के बारे में, तो यह पूरे के पूरे सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, ठीक है। हालांकि वैज्ञानिकों ने बहुत सारा दावा किया है कि फला ग्रह पर जीवन है, फला ग्रह पर जीवन है, लेकिन किसी भी ग्रह की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो चुकी है और कोई भी प्रमाण नहीं मिल चुका है कि नहीं इस पर कन्फर्म ही क्या है, जीवन हो। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ मानव से संबंधित उसके जीने के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं, कोई एक तत्व तो होता नहीं है। सपोज दैट सबसे पहले ज़रूरी है ऑक्सीजन यानी O2 ज़रूरी है, इसके अलावा उसको जल ज़रूरी है, इसके अलावा उसको भूमि ज़रूरी। ये 3 चीज़ तो मूलभूत चीज़ें हैं, ये तो होनी चाहिए। इसके साथ साथ फिर वो खाएगा क्या, इसके बारे में ज़रूरी है, तो अनाज ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं ये हमारे पृथ्वी पर अवेलेबल है। इसी वजह से पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था मंगल ग्रह के लिए, और ये हो रहा था कि मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना हो सकती है, लेकिन वह संभावना सिर्फ एक संभावना है, ठीक है। वहाँ पर अभी जीवन जैसी कोई चीज़ें नहीं है। क्यों? देखिए, जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सब कुछ मिल के क्या करेगा अगर वहाँ पर वातावरण नहीं होगा, ठीक है। वातावरण नहीं दोस्तों, वायुमंडल, एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वायुमंडल। अगर किसी ग्रह पे सब कुछ अवेलेबल है, अगर वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, तो आप जान जाओ कि आप वहाँ पे कोई भी मनुष्य वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य के जीवित रहने के लिए वायुमंडल जो है बहुत ज़रूरी है। वायुमंडल माने आप क्या समझ रहे हो? वायुमंडल माने ऐसे जो अगल बगल की हवा उसको समझ रहे हो? नहीं दोस्तों, मैं बता दूं कि कभी भी आप अगर देखे हो कि कोई भी साइंटिस्ट जब बाहर मिशन करता है, चाहे वो हमारा इसरो हो, चाहे वो हमारा नासा हो, चाहे वो किसी की भी देश के द्वारा भेजा गया कोई भी मिशन हो, ठीक है, तो उसमें लोग देखते हैं कि जो भी आदमी अंतरिक्ष की सैर करने के लिए जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, कुछ भी खोजने के लिए जाते हैं, तो उनका एक स्पेस सूट होता है। क्या होता है दोस्तों? उनका एक स्पेस सूट होता है। एक्चुअली में वो स्पेस सूट क्यों होता है? वो स्पेस सूट क्यों होता है? बिना स्पेस सूट के अगर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से बाहर जाएगा तो उसके शरीर की सारी नसें फट जाएंगी। आपको सोच के थोड़ा सा अटपटा लगेगा, जी हाँ, मैं सही बात बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति अगर बिना स्पेस सूट के बाहर जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाएगा, तो उसके शरीर की सारी नसें फट जाएंगी और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हमारी पृथ्वी हमारे शरीर के लिए अनुकूलतम वातावरण प्रदान करती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। और इस वायुमंडल में रहने के लिए नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है, और इसके लिए आपको पता होगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। टॉपिक से भटकने पे क्या होता है ना, देखिए ज्योग्राफी में क्या बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ कि आपके मन में एक इंटरेस्ट जागे, क्योंकि जब तक आप पढ़ने समय आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ने में। आगे देखिए क्या दे रहा है अगले टॉपिक में। कह रहा है पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तो देखते हैं भाई कि पृथ्वी की सतह पर कौन से वो 3 महत्वपूर्ण घटक हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है, घटक होंगे, फैक्टर होंगे, तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है, बहुत सारा रीजन होगा। पहला कह रहा है पृथ्वी का ठोस भाग, जिसे हम भूमंडल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठोस भाग मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको ठोस भाग बोलते हैं, भूमंडल बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। नाम याद रखिए, ज्योग्राफी में बहुत सारे टर्म हैं,
तो ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम में भूमंडल वर्ड दे। भूमंडल की जगह कभी एग्ज़ाम में आपको क्रस्ट वर्ड मिल जाए, तो क्रस्ट माने क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह। आपको वर्ड मिल जाए भूपर्पटी, कौन सा वर्ड मिल जाए? भूपर्पटी, तो इसका मतलब भी होता है क्या? भूमंडल होता है। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। तो जो ठोस भाग है उसे हम भूमंडल कहते हैं, तथा गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर देखिए बहुत सारी गैसें हैं, हमारे चारों ओर बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन मुख्य है। नाइट्रोजन मुख्य मैंने बताया आपको, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, और इसके अलावा ऑक्सीजन तो ज़रूरी है ही है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी गैसें, जिससे कुछ अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन को O2 से इंडिकेट करते हैं, नाइट्रोजन को N2 से इंडिकेट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से इंडिकेट करते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल भी पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं, और इसी वजह से पृथ्वी, जब हम सौरमंडल में जाते हैं और किसी अन्य ग्रह से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर क्या है? जल है। 2/3 हिस्से पर क्या है? जल है। इस वजह से पृथ्वी क्या दिखाई देती है? नीला दिखाई पड़ती है। तो जलमंडल है। तो हमने देखा कि कुल 3 फैक्टर जो हैं कौन कौन से? भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो तीनों के बारे में डिटेल से हमें चीज़ें पढ़नी है। जलमंडल की जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ़, जल, जलवाष्प, सब शामिल है। जलमंडल में ऐसा नहीं खाली पानी की बात करें, बर्फ़ को भी आप जलमंडल में मानोगे। जल तो जलमंडल से संबंधित है ही, और जलवाष्प को भी आप जलमंडल से संबंधित मानोगे। आगे देखिए, जीवमंडल की बात करें। अभी ये जीवमंडल कहाँ से आ गया? चौथा फैक्टर कहाँ से आ गया यार? जीवमंडल एक्चुअली में चौथा फैक्टर नहीं है। जीवमंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ पर जल स्तर और हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जो हमारा ये जीवमंडल है, जहाँ पर विशेषकर मानव निवास करता है, ये क्या है? जीवमंडल है, जहाँ पर तीनों परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। हमारे अगल बगल नदी है, तालाब है, झील है। ठीक है, और अगर ये सब नहीं है तो पानी के स्रोत तो है ना, कोई भी स्रोत हो, पानी के स्रोत हैं। नदी, झील, तालाब कहने का मतलब क्या है? पानी का सोर्स। तो जिनके यहाँ नदी, झील, तालाब नहीं, घर में मशीन होगा, घर में टोटी होगी, नल होगा, मोटर होगा, पानी के सोर्स तो है ना। तो जल है, वहाँ पे स्थल है, उस पर आप रह रहे हो, हवा है चारों तरफ, तो ये जीवमंडल का निर्माण करता है। ठीक है, आइए एक एक को अब डिटेल में हम लोग बात करने चलते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर आपको ये लगेगा कि सर हम क्लास 6 के एनसीईआरटी में पूरी चीज़ें पढ़ जाएं, तो ये संभव नहीं मेरे भाई। ठीक है, अगर क्लास 6 में सब कुछ पढ़ जाओगे तो 7th में क्या करोगे? 8th में क्या करोगे? 9, 10th, 11, 12th, तो दिन पढ़ना भी तो शुरुआत हुआ यार ज्योग्राफी का। अभी तो शुरुआत हुआ ज्योग्राफी का। देखो, ज्योग्राफी जब भी पढ़ो तो ये हमेशा माइंड में रखो कि भैया हम क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, और क्लास 6 के बच्चों से इससे ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता, और इससे ज़्यादा कठिन चीज़ें भी नहीं बताई सकती, क्योंकि आप उस दौर में जब जाओगे, एक्चुअली में आप आज मैच्योर हो गए हो। ठीक है, तो आज आपको कक्षा 6 की चीज़ें पढ़ने में थोड़ी सी अटपटी लगती हैं। कक्षा 6 की चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा सा अटपटा महसूस होता है। लेकिन आप उस लेवल पे जाओ जब बच्चा जो है क्लास 6 में होता है, तो उसके लिए उतनी ही चीज़ें दी जाएंगी ताकि वो आराम से पढ़ ले। तो हम लोग तो इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि हम लोग का बेस जो है मजबूत हो जाए। देखिए, दे रहा है भूमंडल यहाँ पे, तो भूमंडल के बारे में बताता हूँ। पृथ्वी की जो ठोस भाग है उसे भूमंडल कहा जाता है। मैंने बताया आपको 2-3 नाम भी मैंने बताया आपको। कौन कौन सा नाम बताया? क्रस्ट बताया, भूपर्पटी बताया। ठीक है, यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। याद रखिए, कोई आपसे पूछे भूमंडल किसे कहा जाता है तो क्या बताएंगे? यह भूपर्पटी, जो ऊपर का भूपर्पटी है, इसकी चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। अच्छा दोस्तों, एक और मैं बात यहाँ बताऊँगा। अगर मैं बात कर दूँ धूल कण की, अगर मैं बात कर दूँ महीन कण की, अगर मैं बात कर दूँ पत्थरों की, चट्टानों की, ठीक है, या बात कर दूँ मिट्टी की, मिट्टी में कोई भी मिट्टी हो जाए, जलोढ़, काली, लाल, पीला, नीला है कुछ भी हो जाए, और इसके अलावा मैं रेत की बात कर दूँ, ठीक है, ये सारी के सारी जो तत्व हैं, ये सब के सब तत्व जो है कहाँ काउंट किए जाते हैं? सब भूमंडल में काउंट किए जाते हैं, तथा इन्हीं में जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। भाई, भूमि का उर्वरापन कहाँ पाया जाता है? इसी में तो होता है। तो जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े हिस्से हैं वो महाद्वीप हैं, तथा बड़े बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये क्यों यहाँ पे महासागरीय बेसिन को इनको शामिल कर लेना चाहिए जलमंडल में? यहाँ कहाँ रख दिए लाके? देखो, बात को समझो। कह रहा है पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखो, जो महासागर हैं यार, अभी मैं आपसे बोलूँ कि ये बाल्टी है,
ठीक है, ये एक बाल्टी है और इसमें आपको पानी भरना है। तो ये जो जल है ये कहीं ना कहीं तो टिका है ना इस बाल्टी में। तो अगर मैं बात करूँ महासागर की कि महासागर इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं तो यार नीचे होगा, कहीं ना कहीं आपका ठोस अवस्था होगा जहाँ पे महासागर का जल भरा होगा। तो महासागरीय बेसिन, उसके लिए वर्ड कौन सा इस्तेमाल हुआ, महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी महाद्वीप आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे यूरोप की बात कर लेंगे और एशिया की बात कर लेंगे, तो यूरोप और एशिया तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अफ्रीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। हालांकि वो भी एक प्रकार से मान सकते हैं कि अब इस दौर में जुड़ चुका है, ठीक है, अलग नहीं है, जुड़ चुका है। और खाली जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप, वो हमसे काफ़ी दूर है, इस वजह से उन्हें जुड़ा हुआ है। बाकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है ये आपस में तो जुड़े हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर, लेकिन और अन्य महाद्वीपों से नहीं जुड़े। लेकिन अगर इनकी जगह हम बात कर दें महासागरों के बारे में, तो जितने भी महासागर हैं, कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। कौन कौन से? सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है, और इसके बाद आप हिंद महासागर देख रहे हो, इसके बाद आप अटलांटिक महासागर देख रहे हो, ठीक है, इसके बाद आप आर्कटिक महासागर देख रहे हो, और फिर इसके बाद अंटार्कटिक और आर्कटिक और अटलांटिक। देखिए 3 नाम है अ से, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। देखो जो अटलांटिक है, मैं आज ही आपको दूर करना चाहूँगा। अटलांटिक दोस्तों जो है, अटलांटिक जो है यह आपका, जैसे मैं मान लूँ ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और इस साइड अमेरिका है, तो इसके बीच में, ठीक है, देखिए यूरोप अफ्रीका ये 2 महाद्वीप एक साथ हैं, और यहाँ पर जो है आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक साथ हैं। इसके बीच में आपका अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर है। और अगर अंटार्कटिका देखोगे तो नीचे है, और आर्कटिक देखोगे महासागर तो ऊपर है, यूरोप के पूरा ऊपरी हिस्से में आर्कटिक महासागर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका को हम लोग महाद्वीप में भी शामिल करते हैं, साथ ही साथ हम लोग जो है उसको सागर में भी शामिल करते हैं। यह फोकस करिएगा, नाम देखिएगा, ठीक है। तो कुल 7 महाद्वीपों के साथ 5 महासागर भी हैं, ठीक है। आगे एक एक का वर्णन हम लोग देखेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे और ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, बच्चों से पूछ रहा है, हमसे नहीं पूछ रहा, हम तो जानते हैं क्योंकि हमने विश्व के मानचित्र को देखा है। पूछ रहा है क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए? नहीं, सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए। हालांकि अगर हम नासा के अनुसार माने तो जो हमारी पृथ्वी है उस पर लगभग 7 से 8 बड़ी प्लेटें हैं। इसके अलावा छोटी छोटी प्लेटों में तो बहुत सारी प्लेटें, 25 से 30 प्लेटें जो हैं छोटी छोटी प्लेटें मानी जाती हैं नासा के अनुसार, ठीक है। और मैंने इन प्लेटों के बारे में आपको बताया हूँ। ज्योग्राफी का काफ़ी पहले कुछ वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बहुत टफ चैप्टर का जिक्र किया था, जिसका नाम था कौन सा चैप्टर था, खुद मैं भी भूल गया। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। क्या नहीं यार कि इतना कुछ पढ़ाना पड़ता है ना, कभी हिस्ट्री दिमाग में चलने लगता है, कभी हिंदी चलने लगता है, कभी ज्योग्राफी चलने लगता है ना। तो याद रखिएगा कौन चैप्टर था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं, उसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा भी आपको आएगा और बहुत टफ चैप्टर, बड़े आराम से मैंने उसको कवर किया। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। बहुत बहुत ज़बरदस्त लाइन लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समझ रहे हैं आप? हम देखते हैं कि कभी भी रेलवे स्टेशन हो गया, भारत का कोई नगर हो गया, तो हम अक्सर जंक्शन पे चीज़ें देखते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई इतना। तो समुद्र तल से ऊंचाई क्यों माना जाता है? समुद्र तल से ही ऊंचाई क्यों माना जाता है, बताइए। अच्छा एक चीज़ मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहूँगा। आपके पास एक बर्तन है जिसका आकार कुछ इस तरह से है, ठीक है, और इसमें पानी भरा है। तो पानी एक लाइन से भरा होगा ऐसे ऐसे करके, या यहाँ पर उठा है तो पानी यहाँ पर ऊपर रहेगा, यहाँ पर नीचे है तो पानी यहाँ पर नीचे रहेगा, यहाँ पर ऊपर तो पानी ऊपर रहेगा, यहाँ पर नीचे तो पानी। क्या ऐसे ऐसे पानी रहेगा? क्या ऐसे ऐसे रहेगा? क्या पानी ऐसे ऐसे रहेगा? पानी का लेवल जो है बराबर रहेगा। नीचे कितना गहरा है, कितना छिछला है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन पानी का लेवल जो है वो बराबर रहेगा। इसी वजह से ये कह रहा है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। क्यों? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो, अच्छा अब एक चीज़ और आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। एक बर्तन ये था, एक बर्तन ये था, एक बर्तन ऐसे है, अब 3 बर्तन है। क्या यहाँ पे तल एक समान हो सकता है? जल
हो सकता है यहाँ पे अलग अलग हो सकता है यहाँ पे अलग अलग हो, लेकिन महासागरों में नहीं। क्यों? पांचों महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़ने की वजह से उनका जो लेवल होगा वाटर का वो बराबर होगा। तो वही बता रहा है आपको, समुद्री जल का तल सभी जगह बराबर होता है, इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र तल क्या मानते हैं, वहीं से जीरो मानते हैं और वहीं से बढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। अभी देखो पूरा का पूरा मानचित्र आपके सामने दे रहा है और इसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी गोल है, गोल नहीं बोलेंगे, पृथ्वी भूआब है, और उस भूआब पर जितने भी देश हैं, जितने भी महासागर हैं, इनको एक प्लेन जगह पर इंडिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये देखिए पूरा का पूरा पृथ्वी देख रहा है, और ये आप देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर, ये एक तरफ उत्तरी अमेरिका, एक तरफ दक्षिणी अमेरिका, और इधर भी प्रशांत। तो जब पृथ्वी गोल है तो जाके मुड़ेगी तो ये दोनों जाके मिक्स हो जाएंगे अपने में, ठीक है। यानी एशिया से आप जैसे आगे बढ़ोगे तुरंत आपकी मुलाकात कहाँ पे हो जाएगी, आपकी मुलाकात हो जाएगी उत्तरी अमेरिका से। और ये भी बता दूँ दोस्तों, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाले हिस्से को, ये जहाँ से लाइन बना है यहाँ पे, इस हिस्से को बोलते हैं दोस्तों अलास्का। एक समय में अलास्का एशिया का पार्ट था, लेकिन बाद में जो है अलास्का को उत्तरी अमेरिका में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अलास्का, ठीक है, अलास्का याद रखिएगा। यहीं पे आपकी बेरिंग जल संधि है, बेरिंग बताऊंगा जल संधि क्या होता है, ठीक है। बहुत इत्मीनान से समझिएगा, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊंगा। देखो यार, मुझे बहुत कठिन कठिन चीज़ें पढ़ना बहुत नुकसानदेह लगता है। तो अभी पहले महासागर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया कि एक प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये प्रशांत हो गया। भारत के ठीक नीचे देखोगे तो हिंद महासागर हो गया, ठीक है। और ये बीच में इतना बड़ा पोर्शन, ये अटलांटिक महासागर हो गया। देखो ये सबसे गहरा होता है, प्रशांत वाला जो है ये सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। इसके अलावा हिंद महासागर आप देख ही रहे हो नीचे। अटलांटिक जो है ये सबसे व्यस्ततम है। क्यों? क्योंकि यूरोप से बार बार जहाज़ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब सबसे व्यस्ततम जो महासागर हो कौन सा है, तो आपका अटलांटिक महासागर। तो 3 हो गए लाइन से हमारे, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, ये बीच से जो रेखा देख रहे हो, ये वाली रेखा, ये विषुवत रेखा गुजर रही है। देखो विषुवत रेखा का दूर दूर तक लेना देना आपके भारत से नहीं है, ध्यान से देखिए। यहाँ से गई दक्षिण अमेरिका से होते हुए, फिर अफ्रीका में होते हुए, ये जो द्वीप देख रहे हो अभी जावा सुमात्रा वगैरह है, जावा सुमात्रा, ये पपुआ न्यू गिनी है, ठीक है। इसके ऊपर से होती हुई निकल गई 0 डिग्री। हाँ, कर्क जो बात करेंगे 23.5 डिग्री वाली उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भारत से होकर गुजरती है। भारत में कितने राज्यों को टच करती है, तो कुल 8 राज्यों को, ठीक है। और ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा आपका, तो ये ऑस्ट्रेलिया से होते जाएगी। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। और नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अमेरिका है, पराग्वे, यूरोपीय सब यहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मकर रेखा है, तो ये तीनों रेखाएं यहीं से गुजर रही हैं। चलिए, ये 3 महासागर हो गए, एक प्रशांत हो गया, एक अटलांटिक हो गया, एक हिंद हो गया, ठीक है। इसको तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वही है। इसके बाद एक ऊपर साइड में हो गया ये आर्कटिक महासागर। तो ये 4 महासागर हो गए। अब पाँचवा किसको मानेंगे, तो पाँचवा दक्षिणी महासागर किसको मानते हैं दोस्तों, तो इस अंटार्कटिका को भी दक्षिणी महासागर माना जाता है, पाँचवा। और इसको हम द्वीप के रूप में भी काउंट करते हैं, महाद्वीप के रूप में भी। तो महाद्वीप देखिए कितने हो जाएगा, एक अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कुल मिला कितने हो गए, 7। अरे गिनती मान लो ना, 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे वाला अंटार्कटिका वाला 7, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा, थोड़ा सा मैप, मैं देखिए जितने बार भी मैप आएगा ना, वर्ल्ड मैप, मैं उतने बार कोशिश करूँगा कि कुछ कुछ देशों का नाम आपको बताता चलूँ ताकि आपको याद होता चले। और उसी में मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखो ये वाला पार्ट होता अलास्का। दोस्तों मैं लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है, लिखने में टाइम जाया होगा, तो आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो लिख भी दे रहा हूँ यार, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। ये है आपका अलास्का, ठीक है। अलास्का के बाद ये ऊपर का हिस्सा जो आपका, ये कनाडा का हिस्सा होता है, बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका है और नीचे का हिस्सा मैक्सिको है। कौन कौन सा मैंने बोला, ये कनाडा है, ये बीच में आपका USA है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और ये आपका नीचे क्या है, मैक्सिको है, ठीक है। ये जो बाहरी हिस्सा निकला है यहाँ पर, यहाँ ब्राज़ील पड़ता है और पराग्वे, यूरोपीय इधर साइड पड़ते हैं। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है। और इधर आपका ये अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं, नीचे साइड जो होता है वो आपका क्या है, नीचे में आपका ये दक्षिण अफ्रीका है। ये वाला जो पार्ट अलग हुआ देख रहे हो, मेडागास्कर है, मूवी आई थी ना मेडागास्कर 1 2 3, ज़बरदस्त मूवी यार, मज़ा आ गया देख के, हाँ सच्ची में। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो जो अलग हुआ है यहाँ पे, ये ग्रीनलैंड है। ये क्या है, ग्रीनलैंड है। बाकी ये यूरोप है, तो यूरोप में मैं इतना डिटेल बता नहीं सकता, जूम करके दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा ये वाला हिस्सा आप रसिया देखोगे, ये रसिया हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये जावा सुमात्रा वगैरह है, ये जापान है, देखो ये जापान है, ये जापान है, ठीक है। और ये आपका श्रीलंका देख ही रहे हो, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान देख ही रहे हो,
और इसके अलावा ये जो नीचे देख रहे हो, अच्छा ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, ये न्यूजीलैंड है आपका। ये क्या है आपका? न्यूजीलैंड। तो अभी मैंने बताया था आपको एक दिन पहले कि बताओ जो है उगते सूरज का देश किसे कहा जाएगा? बताओ सबसे पहले सूरज की किरणें न्यूजीलैंड में पड़ेंगी या फिर जापान में पड़ेंगी? देख रहे हो, जापान। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखो। अच्छा, कुछ पहाड़ों को भी इंडिकेट कर रहा है, तो इसी के साथ पहाड़ भी देख लेते हैं। याद हो नहीं हो बात का मैटर, याद करने के चक्कर मत पड़ा करिए आप लोग, ठीक है। सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वत। देखो यहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, यहाँ तक गया है। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और यहीं पे अमेज़न नदी है जिसको प्रवाह के रूप में सबसे लंबी नदी मानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमेज़न, फेमस नदी अमेज़न। इसके अलावा ऊपर आएंगे तो रॉकी पर्वत है, ये रॉकी पर्वत है, ठीक है। तो रॉकी एंडीज़, तो रॉकी एंडीज़ रखो, ठीक है। रॉकी और एंडीज़, रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है और एंडीज़ पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। इसके अलावा अप्लेशियन पर्वत है। अप्लेशियन कई बार आपसे एग्जाम में पूछता, अप्लेशियन क्या पूछता है? अप्लेशियन। ये वाला, अच्छा जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहीं पे दोस्तों वेस्ट इंडीज है, क्यूबा है जिसको चीनी का कटोरा बोलते हैं, ठीक है। ये सारे देश हैं। यहीं पर आपका दोस्तों बरमूला ट्रायंगल पड़ता है, बरमूला ट्रायंगल, जिसके ऊपर से कोई जहाज़ नहीं गुजरती है, चली जाएगी तो फिर मूवी आई थी बरमूला ट्रायंगल की, मूवी ले लो मार्केट से, बहुत अच्छी मूवी बरमूला ट्रायंगल। तो यहीं पे बरमूला ट्रायंगल है, ठीक है। बाकी एक मेरियाना गर्त पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में इस वाले पोर्शन के पास है, ठीक है, फिलीपींस के पास वाले पे ये मेरियाना गर्त है, जो कि विश्व का सबसे, मतलब पूरे धरती का सबसे गहरा गर्त है। 11,033 मीटर। सोच लो कि 8,850 मीटर, 48 मत कहना, बढ़ गया 2 मीटर। क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ? एवरेस्ट की बात कर रहा हूँ। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। और जो गहराई है यहाँ देख रहे हो, 11,033 मीटर गहरा, ठीक है। कौन सा चीज़? मेरियाना गर्त। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। इसके अलावा अगर हम अफ्रीका में, यूरोप में एंटर करेंगे तो यूरोप में एक पर्वत है आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत, ठीक है। देखिए जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये आल्प्स पर्वत है, ठीक है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये आल्प्स पर्वत, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये आल्प्स पर्वत है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये वाले पार्ट आप लोग देखेंगे लाइन से, हैं, तो यहाँ आपको पड़ जाएगा नॉर्वे पड़ जाएगा, स्वीडन पड़ जाएगा, फिनलैंड पड़ जाएगा, ये सारे देश पड़ते हैं, ठीक है। और ये बाल्टिक स्टेट बोला जाता है इन लोगों को। ये बाल्टिक सागर है तो बाल्टिक स्टेट बोला जाता है। समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िएगा। भूमध्य सागर, ठीक है। ये यूरोप और अफ्रीका के ठीक बीच में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये एकदम कोने पे दोस्तों एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत, ठीक है। ये सहारा का मरुस्थल यहाँ पड़ता है। ये यूराल पर्वत का लोकेशन है। यूराल पर्वत क्या करता है? यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूराल पर्वत, यूराल यूरोप और एशिया को अलग करता है। बाकी हिमालय देख ही रहे हैं, तिब्बत का पठार देख ही रहे हैं। अगर हम चले जाएँ ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके अलावा ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो है, रेगिस्तान, वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्से में है। तो ये सारा फोकस करके आप याद रखिए। और अभी बहुत बार आएगा, बिल्कुल मैपिंग को लेके एकदम परेशान ना हो। यहाँ पे देखिए नील नदी है, नीचे और भी पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग जो है एक जगह भी है वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, तो याद रखिएगा ड्रैकेंसबर्ग। नील नदी जान ही रहे हो, नील नदी, ठीक है, मिस्र से पास से निकलती है, ठीक है, नील नदी, इसको याद रखिएगा। तो एक ओवरऑल एक्चुअली देखो, ये जो पृथ्वी दिया है हमारे सामने, इसको देने का मतलब ये नहीं कि आपको रटाने की कोशिश कर रहा है, ये एक आपको समझाने का तरीका दे रहा है कि देखो इतना है पृथ्वी, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की। अच्छा कितना टाइम हो चुका है? 23 मिनट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने टॉपिक को हम कवर करते हैं। देखिए आगे क्या दे रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर है। इसको अब बदल दीजिए, 8,850 मीटर कर लीजिएगा। अच्छा एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली में इसका नाम माउंट एवरेस्ट ही क्यों पड़ा, माउंट एवरेस्ट ही क्यों पड़ा दोस्तों? घटना है 1840 ईस्वी की। भारत में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था एवरेस्ट, कुछ और आगे इनके नाम के आगे लगा था, मुझे क्लियर नहीं है। ये 1840 में आए थे, एवरेस्ट इनका नाम था। और सबसे पहले एवरेस्ट जो पर्वत था, इसकी अवस्थिति का पता इन्होंने लगाया था कि यहीं पर एवरेस्ट है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम पड़ गया एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, याद रखें माउंट एवरेस्ट। अब ये इसकी ऊंचाई बढ़ गई क्योंकि एक नया वलित पर्वत के रूप में माना जाता है हिमालय पर्वत को, नवीन वलित पर्वत के रूप में। अच्छा अवशिष्ट पर्वत के रूप में कौन सा माना जाता है? अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली के पास क्या और आगे से निकलती है, ठीक है। तो वहाँ से देखेंगे और चलती चली आएगी आपकी कहाँ तक? राजस्थान तक। सबसे ऊंची चोटी आपने सुना होगा कौन सा? माउंट आबू या गुरु शिखर, जहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है।
तो वो है, फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं। तो इसकी ऊंचाई जो बढ़ रही है 8,850 मीटर हो गई है, याद रखिएगा। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। देखो मुझे नहीं पता था कि ये आपको आगे दिया हुआ है, क्योंकि पता है एनसीईआरटी मैंने एक्चुअली बहुत पहले रीड किया था, बहुत पहले, ऐसा नहीं रीड नहीं किया हूँ, बहुत पहले मैंने रीड किया था, करीब 1.5-2 साल पहले रीड किया था। और मुझे याद भी नहीं कि किसमें क्या दिया है। तो जितना चीज़ें मुझे याद रहती मैं उतना चीज़ बोलते जाता हूँ। जिसकी गहराई कितना है 11,022 नहीं दोस्तों, 11,033 मीटर हुआ था। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है 22 ही हो, लेकिन इसका कंफर्म है। क्या आपने कभी कल्पना की समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों। और आप इसका एक बार यूट्यूब पर इमेज देखो, वो देखो, वीडियो देखो, देख के डर जाओगे, आप डर जाओगे भाई, सही बता रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं, महाद्वीप के बारे में समझते हैं आप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, मैंने आपको बताया उन महाद्वीपों के बारे में। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, और ऊपर बहुत अच्छे से समझाया गया। हाँ, एक चीज़ था कि स्थल का बहुत बड़ा भाग आपके उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। देखो उत्तरी अगर हम हिस्से की बात करें, अगर मैं पूरे पृथ्वी को आधे हिस्से पे काट रहा हूँ, तो देखो आधे के नीचे क्या है, ये है और थोड़ा सा ये है, और ऊपरी हिस्से में देखो कितना बड़ा जगह है। इसलिए कहा जाता है कि जो ऊपरी हिस्सा है पृथ्वी का, जो उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पर महाद्वीपों की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तो बचपन से पता है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। हाँ, ये अच्छा थोड़ा सा है कि 1/3 हिस्से में कौन फैला हुआ है? अकेले एशिया फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, अगर हम बात करें पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध की, तो पूर्वी गोलार्ध में एशिया स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, केवल कर्क रेखा, क्योंकि बाकी जा नहीं पाएगी। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। मैंने बताया था कि यूराल पर्वत का काम क्या है, यूरोप से एशिया को अलग करता है। ठीक है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप प्लस एशिया मतलब यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, कौन थे? तेंजिंग शेरपा। एक्चुअली हम लोग शॉर्टकट में शेरपा तेंजिंग शेरपा बोलते हैं, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा नहीं बोलते हैं, तो याद रखिए इनका नाम। और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे, तो ये दोनों लोग सबसे पहले चले थे 1953 में माउंट एवरेस्ट पर। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर पहली कदम रखी। और बछेंद्री पाल वो भारत की थी, तो वो 23 मई 1984 को अपना कदम रखी थी। तो नाम याद रखिए विश्व से। और जैसे पहली महिला जुंको ताबेई, पहले पुरुष विश्व में एडमंड हिलेरी, भारत की बात करेंगे तेंजिंग शेरपा, महिला की बात करेंगे बछेंद्री पाल। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। यूरोप, अगर हम यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप एशिया का से बहुत छोटा है। वैसे सबसे छोटा जो है वो तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगे, बता दिया हूँ आपको। ठीक है, दिखा भी दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, ये देखिए पीला वाला जो हिस्सा था ये एशिया है, तो दिख ही रहा होगा आपको। और ये आपका बैगनी वाला हिस्सा जो पर्पल वाला है, ये आपका क्या है? तो ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरोप के बाद अब हमारा बात आता है अफ्रीका महाद्वीप का। तो एशिया के बाद विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप है। इसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप। यह विषुववृत्त 0 डिग्री अक्षांश इससे होकर मध्य से गुजरती है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिलहाल बताऊं, यहाँ से 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर। और मैं आपको यहाँ बहुत सारी नदियों के बारे में बताऊंगा जो कर्क रेखा को कभी 2 बार काट देती है, तो कभी जो मकर को काट देती है। तो ऐसी भी नदियाँ हैं यहाँ पर, जैसे लिम्पोपो, ठीक है, कांगो, ये सब नदियाँ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा का रेगिस्तान वो कहाँ आपका पाया जाता है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है, एकदम ऊपर के हिस्से में, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। ठीक है, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है, जो नील नदी है। नील नदी को दोस्तों मिस्र की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और देख लिया आप,
तो इसके बारे में मैं आपको बता दिया। अफ्रीका आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए एक बार, फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये आपका अफ्रीका है, ग्रीन वाला, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि तीनों रेखाएं जो है यहाँ से गुजर रही हैं, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपको बताऊँगा कि कर्क रेखा को 2 बार काट देता है ऐसे एक नदी है कांगो। लिम्पोपो जो है वो मकर को काटती है, मकर को ही काटती है ना, शायद मकर को ही काटती है। काफ़ी दिन हो गया ध्यान में आए। अभी देखो मैं गूगल तो हूँ नहीं यार, इतना भरोसा रखा करो, हाँ गूगल नहीं हूँ, जो आता है पढ़ाते जाता हूँ बिल्कुल मस्त होके, ठीक है। और आप भी पढ़ते जाया करिए बिल्कुल चिंता छोड़ करके। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, एकदम छोटा सा जुड़ा हुआ है, जिसे हम पनामा जल संधि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पनामा जल संधि। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया, बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिकेट करके। अभी देखो हमारे सामने एक वर्ड आता स्थल संधि और जल संधि। स्थल संधि और जल संधि एक्चुअली में होता क्या? अगर हम बात करें स्थल संधि की, तो स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि मतलब स्थल को संधि माने जोड़ दो। 2 स्थल को अगर जोड़ दे रहे हो तो स्थल संधि, 2 जल को अगर जोड़ दे रहे हो तो जल संधि। क्या इसमें पढ़ना क्या है भाई? इसमें पढ़ना क्या है? कितना बहुत टफ टॉपिक है, पता नहीं क्या होता है जल संधि, कोई पूछ देता समझ में नहीं आता क्या टफ क्या है। अरे एक लाइन की बात है यार कि स्थल संधि मतलब स्थल माने स्थल, संधि माने जोड़ देना, यानी जो 2 स्थलों को जोड़ देता है, चाहे बड़ा हो, छोटा बड़ा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो स्थल संधि हो जाएगा। और जल संधि क्या होता है? जो 2 जलों को जोड़ता है वो जल संधि कहलाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, ये एक छोटे से स्थल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा बोलते हैं, पनामा जल संधि, ठीक है। पनामा स्थल संधि, जल संधि नहीं। और पनामा में दोस्तों एक नहर भी है, बहुत विशेष नहर है, बहुत सारा वहाँ से पोर्ट, मतलब कि एक बंदरगाह है, बंदरगाह की तरफ से बनाया गया, और वहाँ से जो है उत्तरी अमेरिका से चीज़ें दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका चीज़ों का आवागमन होता है। तो पनामा, ठीक है। इसके अलावा जल संधि क्या होता है? पानी का सकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागर को जोड़ दे। अभी यार नहीं मैटर करता है, हम कह रहे हैं समुद्र को जोड़ दे, हम कह रहे हैं महासागर को जोड़ दे, हम कह रहे हैं खाड़ी समुद्र को जोड़ दे। यार ये सब फर्जी की बातें हैं किताबों में जो लिखी हुई है, बिल्कुल इस पर फोकस नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना। एक लाइन की बात याद रखो, अगर 2 जल राशि कहीं पर मिल रहे हों, 2 जल राशि, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो एक मैंने यहाँ पे गड्ढा खोदा, एक मैंने यहाँ पे गड्ढा खोदा, फिर मैंने कुछ समय बाद एक यहाँ पे बीच में एक नाली बनाई ताकि इधर का पानी इधर आ जाए, इधर का पानी इधर। तो ये जो बीच की नाली है यही तो जल संधि है। अभी ये नाली अगर नहीं होता तो ये अलग अलग होते हैं, ये अलग रहता भाई साहब, ये अलग रहता, दोनों गड्ढे का पानी एक में कैसे आता? अलग अलग रहता। अभी ये नाली की वजह से क्या होगा? दोनों जुड़ गया, तो यही तो जल संधि है। यही क्या, यही जो नाली है जल संधि है। हाँ इतनी सी बात तो है। तो अभी अगर हमको इसका एग्जाम्पल देखना है तो हमने भारत में देख सकते हैं। भारत में आप देख रहे हो, इधर मैप है भारत का, और भारत का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर बंगाल खाड़ी देख रहे हो, और जो पश्चिमी हिस्सा यहाँ पे अरब सागर देख रहे हो, ये लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है, ठीक है। और नीचे आपका श्रीलंका हो गया, श्रीलंका। अभी मैं श्रीलंका के पास अगर जाऊँ, श्रीलंका ये देखिए जूम करके मैं ले चल रहा हूँ, तो जैसा कि आपको पता है, देखिए काफ़ी नीचे जाओगे, भारत के काफ़ी नीचे जाओगे तो हिंद महासागर आता है, हिंद महासागर आता है। अभी देख रहे हो आप इधर तरफ का जो हिस्सा है ये बंगाल खाड़ी है, इधर तरफ का हिस्सा जो है ये अरब सागर है। अभी एक छोटे से जलराशि के माध्यम से ये दोनों के दोनों जो हैं जुड़ते हैं, ये दोनों के दोनों जलराशि जुड़ती है, जिसको हम बोलते हैं पाक जल संधि। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पाक जल संधि किसे कहते हो, तो हमको लगता है कि पाकिस्तान में कोई होगी पाक जल संधि। गलत फहमी में मत रहिए, भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि पाई जाती है जो 2 बड़े जलराशि चक्रों को जोड़ती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ, बता तो दिया नाम। चलिए आगे पढ़ते हैं, आ जाइए। और क्या है, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। इसके बाद है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हाँ अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो वो ज़्यादातर उसका हिस्सा जो है आपके उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग देखने को मिलता है। फेमस देश जो हैं, ब्राज़ील का नाम सुना है आपने, अभी हाल ही में वहाँ पे ओलंपिक गेम खेले गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला में जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, वो आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सारे, बोल्बिया हो गया, कोलंबिया एक देश का नाम है, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे देश जो हैं पाए जाते हैं।
तो ये दक्षिण अमेरिका है। नीचे देखिए, इसके पूर्व में एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर हैं, बता दीजिए ना दिमाग से थोड़ा सा। पूरब मतलब किधर की बात कर रहा है, पूरा मतलब इधर की बात कर रहा है, तो इधर आपका अटलांटिक है जो सबसे व्यस्ततम है, और पश्चिम मतलब इधर की बात कर रहा है, इधर आपका प्रशांत है। भाई प्रशांत है, तो इसमें सोचना क्या है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसे एंडीज पर्वत श्रृंखला बोलते हैं वो भी आपकी यहीं पे फैली हुई है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है, तो अमेज़न नदी, ठीक है, अमेज़न नदी वहीं पर है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अमेज़न एक वेबसाइट भी है, तो अमेज़न मतलब होता क्या है, अमेज़न माने क्या होता है? मुझे क्लियर नहीं पता है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था। अमेज़न माने होता है एक ऐसी महिला जो घर के कामकाज को छोड़ करके बाहरी कामकाज को देखती है, वो अमेज़न कहलाती है। एक बार आप चेक करिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ। इसके आगे दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ठो अकेले है, अकेले नहीं, अभी तो अंटार्कटिका भी है, वो भी तो है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों तरफ महासागर और महासमुद्रों से घिरा हुआ है, और जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, अब इतना बड़ा नहीं है कि जो है वो, इतना बड़ा भी नहीं है कि वो जो है आपके एशिया को फेल कर दे, ठीक है। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दो महाद्वीप ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और मैंने पहले भी आपको बता दिया हूँ कि अंटार्कटिका जो है ये महाद्वीप के साथ साथ एक महासागर के रूप में भी काउंट किया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी यहाँ से मत करिएगा। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ठीक है, ठीक मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। हालांकि अगर मैं बात करूँ उत्तरी ध्रुव की बात करूँ, तो उत्तरी ध्रुव के आसपास में जो सबसे बड़ा क्षेत्र वो ग्रीनलैंड पड़ता है। जो सबसे बड़ा अगर आपको जगह देखने को मिलेगी तो ग्रीनलैंड, और वहाँ पे थोड़े बहुत, मतलब पूरा ग्रीनलैंड अगर हम 100% माने तो उस ग्रीनलैंड की 10% धरती पर जो है जनसंख्या कुछ रहती है, जहाँ पर वो लोग है बर्फ़ के घर बना के रहते हैं। क्या बोलते थे यार उसको, पिग्मू ऐसा करके कुछ बोलते थे ना, इग्लू बोलते थे ना, इग्लू, बर्फ़ वाला घर। अरे ऐसे होता था जब छोटे से हम लोग थे, किताबों में पढ़ते थे, बड़ा अच्छा लगता था यार, बर्फ़ का घर है, बर्फ़ का है, ऐसे ऐसे, याद है आपको, बर्फ़ का घर बनाता था इस तरह से, ठीक है, ये बर्फ़ का घर इग्लू बोलते थे। तो वो लोग वहाँ थोड़े बहुत रहे, लेकिन अंटार्कटिका में यार रहने की हिम्मत किसी की नहीं हुई है। हाँ, लेकिन यार हमारे रिसर्च सेंटर बने हैं और समय समय पर लोग जाते हैं, वहाँ देख ताक करने, तो इसको याद रखिएगा। बहुत से देशों ने अपना शोध केंद्र यहाँ बना के रखा है। भारत के भी शोध केंद्र हैं, एक है आपका मैत्री, दूसरा है आपका दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारती भी कहाँ का है, या उत्तरी ध्रुव का है कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास का जो है ये रिसर्च सेंटर है, भारती कहाँ का है, ठीक है। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री दो याद रखिएगा। जलमंडल के बारे में आपको बता दूं, जलमंडल, अभी तक तो हम लोग भूमंडल के बारे में देख रहे थे, अभी जलमंडल के बारे में देखना है हमको। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पता है हमें। पृथ्वी का 71% भाग, या अगर हम बट्टे में बोलें तो 2/3 हिस्सा जो है वो जल से ढका है। इस प्रकार से 29% भाग बचता है क्या, स्थल के रूप में, या 1/3 एक एज्यूम कर लें तो वो आपका स्थल का रूप माना जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, ठीक है, जल के सभी रूप, चाहे महासागर हो मतलब जलों का विशाल भंडार, चाहे नदियाँ हो, चाहे झीलें हों, चाहे हिम नदियाँ हो, चाहे भूमिगत जल हो जो पेय जल होता है, और चाहे वायुमंडल में जलवाष्प ही हो, उन सभी को काउंट किया जाता है, शामिल किया जाता है जलमंडल में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। कितना भाग, 97% हिस्सा अकेले महासागरों में पाया जाता है, और वह इतना अधिक खारा होता है कि क्या हो गया और वो इतना खारा होता है कि वो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। क्लियर नहीं आ रहा है क्या दोस्तों, अभी आ जाएगा क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा आप लेके चलिए,
चलिए ऐसे ही पढ़ लीजिए। तो शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, और जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। दोस्तों बार बार कहा जाता है यार पीने के पानी को बर्बाद मत करो। आप देखोगे ना, पीने का पानी 2% भी नहीं है, 2% भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, 2% पानी भी पीने योग्य नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, बाथरूम में ठाठ से नहाते हैं, हाँ, वाटर पार्क में मज़े लेते हैं। हम ही को देख लो, हम भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेंगी, और पीने योग्य जो पानी है इसको बचाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अगर मैं महासागरों के बारे में आपको बताऊं, महासागरों के बारे में, तो याद रखिए महासागर जल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी महासागर हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो उनका लेवल बराबर है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ये बहुत मज़ेदार चीज़ दे दी यहाँ पे कि जो महासागरीय जल है दोस्तों, वो हमेशा क्या रहता है, गतिशील रहता है। गतिशील मतलब गति होती रहती। इसी वजह से तो यार महासागर या जब भी हम समुद्र देखने जाते हैं तो वहाँ पे लहरें आती हैं। वहाँ पे क्या आती हैं, लहरें आती हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। और जैसे तरंग हो गया, ज्वार भाटा हो गया तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। वो जल गति क्यों करता है, तो पहली बात है तरंगों की वजह से, दूसरी बात है ज्वार भाटा की वजह से, तीसरी बात है महासागरीय धाराओं की वजह से। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें आगे अब अगली क्लास में हमको लगता है मिलने का पढ़ने के लिए। तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, या मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये 3 वजह से महासागर की जल जो है गति करती है। आज भी इस वीडियो को देखने वाले 99.9% लोग ये सिद्ध नहीं कर सकते कि एक्चुअली में लहर क्यों उठता है, लहर क्यों उठता है। लेकिन जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, बड़े से छोटे आकार के आधार पर कम से 5 महासागर हैं। तो लाइन बाय लाइन उनका नाम याद रखिए। प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक हो गया, सबसे गहरा जो है प्रशांत है, सबसे बड़ा भी प्रशांत है। अटलांटिक सबसे व्यस्ततम है, इसके बाद हिंद है, इसके बाद दक्षिणी महासागर है जिसको अंटार्कटिका बोलते हैं, इसके बाद आर्कटिक महासागर है, ठीक है। चलिए, अभी ये दे रहा है, एक आकार दे रहा है और पूछ रहा है दंतुरित तट रेखा। मैंने एक बार जिक्र भी किया था, दंतुरित तट रेखा माने क्या होता है, तो जिसकी तट रेखा कटी छटी हो। क्या हो, कटी छटी, कटी छटी, कटी छटी, ये क्या है, दंतुरित है। दंतुरित तट रेखा इसको बोला जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, जैसे कि आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मैंने बताया कहाँ पर है, फिलीपींस में बिल्कुल पास में है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, लगभग वृत्ताकार है, इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है आपसे कौन सा महासागर लगभग वृत्ताकार है। एनसीईआरटी में इसी तरह के फैक्ट रखे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगे, पता ही हमें, ठीक है, देखें ही हम लोग। इसके अलावा अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक, मैंने बताया था कि इधर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इधर आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इधर आपका यूरोप महाद्वीप है, नीचे आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो इसके बीच में जो महासागर है ये आपका कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और इसका आकार कुछ यस आकार का है। दूसरी बात दोस्तों, इसको सबसे व्यस्ततम महासागर भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अभी आप यूरोप को देख रहे हैं सबसे अच्छी कंट्री के रूप में, इधर आप अमेरिका देख रहे हैं, तो इनके बीचों में जो व्यापार है, जो ट्रेडिंग है, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो है ये सबसे व्यस्ततम माना जाता है। इसके अलावा मैंने अभी कल ही आपसे एक क्वेश्चन पे जिक्र किया था, सारगैसो। सारगैसो जो एक तरह का शैवाल होता है जिससे जापान ऊन बनाता है, तो उस सारगैसो से वो सारगैसो किस महासागर में फैले हुए हैं, सारगैसो सागर भी यहाँ पे एक इंडिकेट किया जाता है। तो वो आपके अटलांटिक महासागर में ही है, एक जगह है, ठीक है। अफ्रीका के पास पड़ता है, ठीक है, उसके नज़दीकी पड़ता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यह आकार ऐसे बनाऊँ तो ये आप देख रहे हैं पश्चिमी किनारे पर क्या है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, और इधर देखेंगे पूर्वी किनारे पर तो यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो बहुत अधिक क्या है, दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करती है।
अभी देखो दंतुरित होने की वजह से होता क्या है, अभी दंतुरित होकर जहाज आके इसमें खड़ा हो जाएगा, जहाज आके इधर लग जाएगा। तो अगर ये छिछला होता, देखो बड़ा दिक्कत होता है, अगर ये छिछला होगा तो बताओ जहाज़ कैसे आएगी, जहाज़ तो धंस जाएगी ना। तो उसके लिए हमें बेस बनाना पड़ेगा, काफ़ी समुद्र में काफ़ी अंदर तक यहाँ बेस बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जहाज़ आके रुके, फिर यहाँ से माल की लोडिंग करें। तो दंतुरित तटरेखा होने की वजह से ये बहुत अच्छा हो जाता है किसके लिए, जलयानों के लिए, जो पानी वाले जहाज़ हैं जो माल को इधर उधर ले जा रहे हैं, माल ही नहीं किसी काम के लिए जो चल रहे हैं जहाज़, तो उसके लिए और पत्तनों के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा करती है दंतुरित तटरेखा। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। इसके बाद पढ़िए हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ध्यान से दीजिए, प्रशांत महासागर वृत्ताकार, अटलांटिक आपका हो गया यस में, और हिंद आपका हो गया त्रिभुजाकार। ठीक है, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, मेडागास्कर वगैरह देख ही रहे हैं आप वहाँ पे, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। देखिए कई जगह जो है इनको इंडिकेट किया गया है अंटार्कटिका महासागर के नाम से, और अगर नहीं तो आप दक्षिणी महासागर भी इसका नाम दे सकते हो, इसका नाम आप दक्षिणी महासागर भी दे सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। बेरिंग जल संधि के बारे में ऊपर मैंने बताया था कि ये आपका कनाडा का हिस्सा है, और कनाडा से जुड़ा ही एक हिस्सा है क्या आपका अलास्का है। अलास्का से एशिया जो है टच हो रहा है, लेकिन इसके बीच में एक बेरिंग जल संधि है। मतलब जो अलास्का है और एशिया है, उन दोनों क्षेत्रों से कौन सी जल संधि जुड़ रही है, वहाँ पर बेरिंग जल संधि। तो मैंने बताया कि जल संधि किसे कहते हैं, जो जलराशियों को जोड़ दे। तो आप देख रहे हैं कि नीचे आपका प्रशांत है, ऊपर आपका कौन है, तो ऊपर आपका आर्कटिक है, और इन दोनों को जोड़ दे रहा है कौन, बेरिंग जल संधि। कौन जोड़ रहा है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। दोस्तों इसी तरह हम आते हैं अब अगले टॉपिक वायुमंडल पे। और आप ही ने कहा था कि सर एक पार्ट में पढ़ाइए, तो घबराइए मत, एक पार्ट में ही पढ़ेंगे। और अच्छा है यार, 1 घंटे की क्लास नहीं ले सकते हो क्या आप लोग, फ्री में मिल रही है तो नहीं ले सकते हो, पैसा देते तो लेते। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। वो तो हम जानते हैं कि गैस की परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट हिस्सा है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाव करती है, जिसके वजह से मनुष्य इस धरती पर रह रहे हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो याद रखिए 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधारों पर 5 परतों में बांटा गया। वायुमंडल को समझने के लिए कितने हिस्सों में बांटा गया, उसको 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, दोस्तों इन सभी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको देखना है तो वीडियो आ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग बात करते हैं, फिर एक एक चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे अच्छा डिटेल दिया है कि नहीं, अभी तो नहीं आपको समझाया है, मैं ऐसे थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूँ आपको। क्षोभ मंडल में क्या होता है, यहाँ पर इसका नाम क्षोभ क्यों पड़ा, एक्चुअली में इसका नाम क्षोभ नहीं था, शुरू में इसका नाम था विक्षोभ मंडल। क्या नाम था, विक्षोभ मंडल। विक्षोभ माने बदलाव, परिवर्तन, फटाफट परिवर्तन। कभी बादल है, कभी गरजने लगा, कभी बरसने लगा, तो इस संबंधी तूफान, इस संबंधी जो भी आसमान में आप चीज़ें देखें, बिजली चमकना, ये सारा काम इस क्षोभ मंडल में होता है। तो विक्षोभ की स्थिति के कारण इसका नाम रख दिया गया क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल। तो वी हट गया, समय में बदलते देर कहाँ लगती है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल हो गया। इसके बाद हो गया दोस्तों समताप मंडल, यहाँ का टेम्परेचर बराबर होता है समताप मंडल। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहीं से ऊपर जाएंगे तो आपका मध्य मंडल पड़ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो आपका आयन मंडल पड़ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो बहिर्मंडल। दोस्तों मैं वही बताऊंगा, बहुत डिटेल से बताना पड़ेगा, अभी ओजोन परत वगैरह बताना पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, समझाने में काफ़ी पूरा टाइम भी हो गया है, चैप्टर भी हमें एंड करना है, इस वजह से रोक रहा हूँ। देखिए फिर दे रहा, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है।
जो बेसिक फैक्ट हैं यहाँ पे वायुमंडल में वो दो हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम मैंने बताया था आपको, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन को अक्रिय गैस कहा जाता है, की मात्रा मात्र 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ हमारे ऊपर जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का भार पड़ रहा है वो नाइट्रोजन की वजह से मेंटेन है, अदरवाइज़ क्या हो जाता है, हमारे शरीर की नसें जो हैं वो इसके प्रभाव से फट जाती हैं। तो ये सारे भी रीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है, देखिए पृथ्वी का गर्म रहना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर पृथ्वी गर्म नहीं रहेगी तो पता हाल कैसा हो जाएगा, हाल हो जाएगा उसका शुक्र ग्रह जैसा। शुक्र ग्रह की हालत क्या है कि दिन में टेम्परेचर बहुत गर्म होता है और रात में एकदम ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊष्मा जो है रुक नहीं पाती। तो यहाँ क्या है कि पृथ्वी जो भी ऊष्मा छोड़ती है, ठीक है, छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है ये CO2, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म रहती है। हालांकि CO2 बढ़ना बहुत खतरनाक है, इसलिए बहुत सारे देश जो है कार्बन क्रेडिट के माध्यम से इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई सारे जो है इस पर कॉन्फ्रेंस भी हो चुके हैं, जैसे COP21, COP22, 23, ये सारे बहुत सारे जो है मीटिंग भी हो चुकी हैं, और बहुत सारे देशों ने जो है हस्ताक्षर भी किया है, सहमति भी जताई कि जी हाँ, हमको CO2 को लेवल को डाउन करना चाहिए, कम करना चाहिए, ग्रीन हरित प्रभाव जो है उस ग्रीन हरित गैसें जो उनको कम करना चाहिए। तो ये सारे हैं इशू। तो इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और बदले में O2 प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो घनत्व होता है पृथ्वी का वो बदलता नजर आएगा। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। यह घनत्व या डेंसिटी समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। घनत्व, आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। ऊपर की ओर जाने पे पहले अच्छा कई कंडीशन है, कुछ टाइम तापमान घटता है, कुछ टाइम बाद तापमान बढ़ने लगता है, फिर घटता है, फिर बढ़ने ही लगता है। तो ये कंडीशन आपको मिलती है अलग अलग मंडलों में। तो ऐसा नहीं कि तापमान घटेगा, खाली घटने के अलावा तापमान बढ़ता भी है और घटता भी है, दोनों होते हैं। लेकिन कब? जब बहुत ऊंचाई पे जाओगे तब। तो तापमान घटने का मतलब है दोस्तों टेम्परेचर घटना। टेम्परेचर घटने का मतलब है कि वो 0 से नीचे आ जाना, यानी बर्फ़। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। हर स्थान का दबाव जो है बराबर नहीं होता है, वायुमंडल एक जैसा नहीं होता है। ठीक, आप ही बताओ, कहीं बिजली चमक रहा है, कहीं बारिश हो रहा है, कहीं नहीं हो रही है, तो कहाँ वायुमंडल बराबर है? कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु जो होती है दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक बहती है? उच्च से निम्न की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो वायु चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, इसी को हम क्या बोलते हैं? पवन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पवन। इसके बाद जीवमंडल क्या है दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर कर रहा है अभी, ऐसा नहीं कि इतने पे ख़त्म हो गया, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है हमें। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक जंतु जगत हो गया, एक पादप जगत हो गया। ठीक है, पृथ्वी के ये 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है, तो इसमें ढलुआ भाग मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया तथा झीलों व नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो अन्य जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करेंगे तो उसका प्रभाव प्रकृति में कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है और वापस हमें भोगना भी पड़ता है।
उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों की उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारणों को पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप आज देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या है, गर्मी में हाल है दोस्तों। एक ज़माना था यार, आज से 8-10 साल पहले, हम आपके ज़माने की बात करें, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सोचो आप लोग कि हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे यार धूप में जाके। आज आप धूप में भेज दे क्रिकेट खेलने के लिए, आप पागल हो जाओगे। धूप में जाओगे क्रिकेट खेलने, इसमें हिम्मत है किसी के पास? कोई हिम्मत नहीं है। तो आप देख रहे हो कितना कुछ परिवर्तन हो गया हमारे आंखों के सामने। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ जो यूज करके ख़त्म कर दें। तो आज के चैप्टर में हम दोस्तों बहुत कुछ सीखें और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न दे रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या भूमंडल और जीवमंडल। ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप, तो आप 7 महाद्वीप आप जान ही रहे हैं। 2 महाद्वीप के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। एक तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो, तो एक अंटार्कटिका हो गया, महाद्वीप पूछ रहा है यहाँ पर। दक्षिणी गोलार्ध पूरी तरीके से ना, हाँ, तो अंटार्कटिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। 5 परत हैं दोस्तों। आपका क्षोभ मंडल हो गया, आपका समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया और बहिर्मंडल हो गया। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? 2/3 हिस्सा पानी है। उत्तरी गोलार्धों को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं? ज़्यादातर स्थल जो हैं वो कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध की तरफ हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? सब पता है आपको। कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करता है? कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करता है? ठीक है। तो ये यूराल पर्वत है। बाकी हिमालय तो आपका भारत में है और एंडीज जो है आपका, ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है? तो जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कौन सी जल संधि है? जल संधि नहीं, स्थल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और कौन सी स्थल संधि? तो पनामा। ठीक है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का है 79। ठीक है। 78 नॉट 79। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान से बना हुआ है? तो वही थलमंडल है, थलमंडल या भूमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है आपका। पृथ्वी का सबसे बाहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। 11,022 या 11,033 जो भी हो। कह रहा है कौन सा देश, हिंद महासागर का नाम एक देश का नाम पर रखा गया है। ठीक है, भारत के नाम पर। और कह रहा है जल, स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। क्या बोल रहा है कि स्थल, जल और हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जीवमंडल होगा क्या यहाँ पे? देख लीजिएगा आप क्या होता है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरोशिया महाद्वीप, यूरेशिया। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, 8,850 मीटर। तो इस तरह से दोस्तों आज की टॉपिक हम लोगों की कंप्लीट होती है। साथ ही साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों कि प्लीज़, अगर अब तो आपके वीडियो पे एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ उस एडवर्टीजमेंट को पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत होने दिया करिए। प्लीज़ दोस्तों, इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है इस भयंकर गर्मी में। ठीक है, तो ज़रूर से करिए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इस चीज़ को देख पाएँ। ठीक है, जिनके लिए ज़रूरत है। इसके अलावा करंट अफेयर्स और वन लाइनर जीएस के लिए हमारे नए चैनल पे आ सकते हैं, जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रेंड्स। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन आंसर्स यहाँ सॉल्व कराए जाते हैं, तो एक बार विजिट करिए आप। साथ ही साथ दोस्तों मैथ और रीजनिंग की क्लासेस के लिए आप 4G मैथ्स पर आ जाइए। 4G मैथ्स, ठीक है, ये हमारा नया चैनल है 4G मैथ्स। तो एक बार आप विजिट करिए, बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन यहाँ पढ़ाए जाते हैं और कराए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, बड़ा हो गया है तो जल्दी कमेंट आने वाला है, सर थोड़ा छोटा पढ़ाइए, जल्दी पढ़ाइए। तो समय तो देना पड़ेगा, मुफ्त की क्लास है इसलिए समय नहीं दे रहे हो तो मुझे क्या दिक्कत है? मुझे अगर मैं चार्ज लगा दूंगा भाई, हैं? अगर आप लोग मन से नहीं पढ़ोगे तो मैं फ़ीस लगा दूंगा। क्या करूं भाई? अगर आप लोग अच्छे पढ़ा कहीं ले रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मैं तो फ़ीस चार्ज करूँगा ना, क्योंकि जब आप पैसे दोगे तो आप मन से पढ़ोगे। तब तो यही मतलब है ना, पैसे दोगे तो मन से पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे। तो इस बात का ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।